हमारे आसपास रोज कई आवाजें सुनते हैं। आवाज को इंग्लिश में साउंड कहते हैं। जब एक शेर दहाड़ता है हमें दहाड़ने की साउंड सुनाई देती है। अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एक गिटार का स्ट्रिंग खींचते हैं तो हमें साउंड सुनाई देती है। ग्लास में गिरता पानी, बैट पर लगती हुई बॉल, चट्टानों से टकराता पानी, ये सारे साउंड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। साउंड का हमारे जीवन में एक अहम रोल होता है और सबसे जरूरी, ये एक दूसरे से बात करने में मदद करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें पहले वाइब्रेशन को समझना होगा। वाइब्रेशन क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इस रबर बैंड को एक हाथ से स्ट्रेच करें और इसको बीच में से प्लग करें तो ये आगे पीछे मूव होने लग जाएगा, यानी कि ये वाइब्रेट होने लग जाएगा। इस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। जी हाँ, जो कुछ भी वाइब्रेट होता है साउंड प्रोड्यूस करेगा। हम इस बारे में हमारे अगले वीडियो में सीखेंगे। हम जानते हैं कि बड़ों और बच्चों की आवाज अलग अलग होती हैं। साउंड्स अलग क्यों होती हैं? साउंड्स को क्या अलग करता है? ऐसा क्यों होता है कि कुछ साउंड्स दूसरों की तुलना में तेज होती है? क्यों कुछ साउंड्स सुखद लगती हैं जबकि कुछ परेशान कर देती हैं? हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आने वाले वीडियोस में देखेंगे। साउंड पर आधारित आने वाले वीडियोस में हम इन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। वाइब्रेटिंग बॉडीज साउंड प्रोड्यूस करती हैं। साउंड की प्रोपगेशन का माध्यम क्या है? वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड क्या है? साउंड का लाउडनेस और पिच, ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स, नॉइज पोल्यूशन और उसे कंट्रोल करने के तरीके। इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखने के लिए हमारे आने वाले वीडियोस को जरूर देखें। कि जब भी दरवाजे की घंटी बजती है तो इसका मतलब कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। घंटी की आवाज आप तक ट्रैवल करके पहुंचती है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि साउंड ने कैसे ट्रैवल किया? इसने एयर के माध्यम से ट्रैवल किया। जी हाँ, यहाँ प्रसार का माध्यम एयर है। साउंड को प्रसार के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। क्या यह मीडियम हमेशा एयर ही होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। साउंड का प्रसार सॉलिड्स, लिक्विड्स या गैसेस के माध्यम से भी हो सकता है। जी हाँ, साउंड्स सॉलिड्स और लिक्विड्स के माध्यम से ट्रैवल कर सकती है। इससे पहले कि हम इस पर आएं, चलिए एयर के माध्यम से साउंड के प्रसार के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। याद रखिए कि एयर और कुछ नहीं लेकिन गैसेस का मिक्सचर है। सायरन की आवाज, जब ट्रेन आपके पास आ रही है, कांच टूटने की आवाज, पटाखे की आवाज, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां प्रसार का माध्यम एयर है। साउंड लिक्विड्स के माध्यम से भी ट्रैवल कर सकती है। चलिए इसे देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम घंटी को पानी में इस तरह से रखते हैं ताकि वो कंटेनर के बेस को ना छुए। अब आप अपना एक कान पानी के सरफेस के नजदीक रखें और घंटी को अंदर हिलाएं। क्या आपको साउंड सुनाई देती है? जी हाँ, सुनाई देती है। यहाँ प्रसार का माध्यम पानी है। आपके दिल की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर कौन सा यंत्र यूज करता है? जी हाँ, उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं।
डॉक्टर एक डिस्क की शेप का एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जिसे ट्यूनेबल डायफ्राम कहते हैं आपके चेस्ट पर रखता है। आपके धड़कन की साउंड ट्यूब के माध्यम से ट्रैवल करती है और दोनों ईयर पीसेस में सुनाई देती है। क्या आप यहाँ साउंड के प्रसार के माध्यम को गैस कर सकते हैं? जी हाँ, यहाँ साउंड का प्रसार का माध्यम सॉलिड है। जिस ट्यूब के माध्यम से साउंड ट्रैवल करती है वो सॉलिड है। मान लीजिए कि आप दीवार के एक तरफ खड़े हैं और आपका दोस्त उसके एक कान को दीवार की सरफेस के नजदीक रखकर दीवार की दूसरी तरफ खड़ा है। दीवार को किसी लकड़ी के ऑब्जेक्ट से मारें। अपने दोस्त को पूछे कि क्या उसे दूसरी तरफ कोई साउंड सुनाई दी। हमें यकीन है कि वो हाँ कहेगा। यहाँ फिर से प्रसार का माध्यम सॉलिड है। तो कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हमने देखा कि साउंड सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के माध्यम से ट्रैवल कर सकती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि साउंड किसी भी माध्यम से ट्रैवल कर सकती है? इसका जवाब ना है। साउंड वैक्यूम के माध्यम से ट्रैवल नहीं कर सकती है। वैक्यूम क्या है? ये एक ऐसी जगह है जहां से सभी या ज्यादातर मैटर को निकाल दिया जाता है। आउटर स्पेस इसका एक एग्जाम्पल है। जी हाँ, हम आउटर स्पेस में साउंड नहीं सुन सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि स्पेस में कोई भी आपकी चीख नहीं सुन सकता है। हमारे अगले वीडियो में हम साउंड की कुछ जरूरी प्रॉपर्टीज जैसे कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। वाइब्रेशन और कुछ नहीं लेकिन बॉडी का टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। पिछले लेसन में हमने साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है उसका बेसिक आइडिया दिया था। साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, तो अगर हम किसी बॉडी को वाइब्रेट करा दें तो वो हमें कुछ साउंड देगी। कुछ वाइब्रेशंस हम साफ साफ देख सकते हैं लेकिन कुछ नहीं। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? क्या आप इस शेप से परिचित हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे ढोलक कहते हैं। ये 2 सिर वाला ढोल है। ये एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इंडिया में आमतौर पर यूज किया जाता है। जब आप ढोलक के 2 फ्लैट फेसेस में से किसी एक पर मारते हैं तो ये वाइब्रेट होने लगता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या आप जानते हैं कि ढोलक के 2 फ्लैट फेसेस को क्या कहा जाता है? उन्हें मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। जी हाँ, ये एक ढोलक का मेम्ब्रेन है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि सितार और गिटार में जब स्ट्रिंग्स को खींचा जाता है तो उनकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। ये वाइब्रेशंस फिर साउंड बोर्ड पर ट्रांसफर होती हैं जो साउंड के जोर को एडजस्ट करता है। चलिए, बांसुरी के बारे में आपका क्या कहना है? इसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस की जाती है? बांसुरी में वाइब्रेशंस एयर कॉलम से प्रोड्यूस होती हैं। जब हम इसके माउथ होल में हवा फूंकते हैं तो इसके अंदर की एयर वाइब्रेट होने लगती है और हमें सुनाई देती है। जब एक मच्छर आपके कानों के पास होता है तो क्या आपको उसके भिनभिनाने की आवाज सुनाई देती है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये साउंड कैसे बनती है? ये साउंड एक मच्छर द्वारा पंखों के फड़फड़ाने के कारण बनती है। जी हाँ, एक मच्छर के पंख वाइब्रेट होते हैं और इस वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होने वाली भिनभिनाहट हमें सुनाई देती है। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक स्ट्रिंग लीजिए, उसके दोनों एंड्स को अपने हाथों में इस तरह से पकड़ें। स्ट्रिंग को कुछ इस तरह से स्ट्रेच करें कि इसके बीच में कोई भी कर्व ना बने। अब अपने दोस्त को स्ट्रिंग के बीच में से खींचने के लिए कहें। क्या आप स्ट्रिंग को वाइब्रेट होते देख सकते हैं? जी हाँ, स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है और आपने शायद कुछ साउंड भी सुनी होगी। चलिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक फ्राइंग पैन लें, पैन को चम्मच से ऐसे मारें। क्या आपको साउंड सुनाई देती है? जी हाँ, हमें साउंड सुनाई देती है, लेकिन क्या आपको पैन या चम्मच वाइब्रेट होते हुए दिखते हैं? शायद नहीं, लेकिन आप चम्मच को अपने हाथों में वाइब्रेट होता हुआ महसूस कर सकते हैं। अगर आप पैन को मारने के तुरंत छूते हैं तो आप पैन को वाइब्रेट होता हुआ महसूस कर पाएंगे। वाइब्रेशंस रुकने का इंतजार करें और फिर पैन में थोड़ा सा पानी डालें। हम देख सकते हैं कि पानी को कुछ नहीं होता है। अब पैन को दोबारा स्ट्राइक करें। क्या आपको कुछ अजीब दिखता है? इन अजीब चीजों को वेव्स कहते हैं। ये पैन में वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ कुछ ऐसे वाइब्रेशंस हैं जो हम देख सकते हैं और कुछ ऐसे जो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन साइन ऑफ करने से पहले यहाँ आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। क्या साउंड सॉलिड्स के माध्यम से ट्रैवल कर सकती है या फिर लिक्विड से? क्या आप कुछ ऐसा एग्जाम्पल सोच सकते हैं जिसमें साउंड लिक्विड्स के माध्यम से ट्रैवल कर सकती है? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना होगा। वे बहुत सुखद होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि फ्लूट, हारमोनियम, वायलिन इत्यादि की साउंड। हमारे जीवन में ऐसी कौन सी साउंड्स हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं? सड़क पर चलने वाले वाहनों की आवाज, पटाखों की आवाज, जुलूसों के दौरान लाउड स्पीकर से आने वाली आवाज इत्यादि कुछ ऐसी साउंड्स हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जोर से बजाए जाएं तो सिर में दर्द कर देते हैं। ऐसी अप्रिय और अवांछित साउंड्स को नॉइज कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या है ना? हवा में अनचाही गैसेस और पार्टिकल्स एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होती हैं।
उसी तरह जरूरत से ज्यादा और अनचाही साउंड्स का होना नॉइज पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होता है। जी हाँ, कुछ साउंड्स नॉइज पोल्यूशन का कारण होते हैं और एयर पोल्यूशन की तरह ही इसके भी मानव शरीर पर हानिकारक प्रभाव होते हैं। चलिए मनुष्य पर नॉइज पोल्यूशन के कुछ हानिकारक प्रभाव देखते हैं। पहले होगा नींद की कमी। खास करके रात के समय में आसपास से आने वाली तेज साउंड हमें अच्छे से सोने नहीं देती हैं, और अगर हमें अच्छा आराम नहीं मिलता है तो हम अपना कंसंट्रेशन खो देते हैं और हर समय चिड़चिड़े या परेशान रहते हैं, जिससे कुछ भी अच्छा नहीं होता है। अगला होगा हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। तेज साउंड्स हमारे दिल की धड़कन को बढ़ा देती हैं, जो बदले में हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती हैं। दूसरा सीरियस इशू है हियरिंग इम्पेयरमेंट। ये नॉइज पोल्यूशन के सबसे आम प्रभावों में से एक है। तेज साउंड्स के लगातार संपर्क में रहने से हम हमारी सुनने की क्षमता को खो सकते हैं। मानव शरीर पर साउंड के कुछ और भी प्रभाव हैं, जैसे कि चिंता, तनाव और मानसिक थकन। क्या हम नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ कुछ मेजर्स हैं जिनसे हम नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें सड़कों पर या आसपास के इलाकों में वाहनों के हॉर्न्स के इस्तेमाल को कम करना चाहिए। हमें केवल तभी हॉर्न बजाना चाहिए जब ये बहुत ज़रूरी हो। हमें सड़कों और बिल्डिंग्स के आसपास पेड़ लगाने चाहिए। लेकिन पेड़ क्यों? पेड़ साउंड पोल्यूशन कम करने में कैसे मदद करते हैं? ये नॉइज को एब्जॉर्ब करते हैं। हम नॉइज पोल्यूशन को कम करने के लिए और क्या कर सकते हैं? इंडस्ट्रीज रेजिडेंशियल इलाकों से दूर सेट की जानी चाहिए और वाइस वर्सा। पार्टीज, त्योहार जिनमें ज्यादा साउंड होता है वो भी रेजिडेंशियल इलाकों से दूर मनाए जाने चाहिए। हम आशा करते हैं कि नॉइज पोल्यूशन को कम करने में हम अपनी भूमिका निभाएंगे। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम साउंड्स को कैसे सुन सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। कि वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करता है। हम रोज कई तरह के साउंड सुनते हैं। ऐसा क्या है जो उन्हें अलग करता है? अलग प्रकार के साउंड को क्या अलग करता है? ये फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड होते हैं। जो भी साउंड आप सुनते हैं उसमें कुछ एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप इनमें से किसी भी एक को बदलते हैं तो आपको एक अलग साउंड सुनाई देती है। इन टर्म्स का क्या मतलब होता है? एम्पलीट्यूड साउंड के लाउडनेस को निर्धारित करता है और फ्रीक्वेंसी साउंड के पिच को निर्धारित करती है। चलिए इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। किसी निश्चित समय में बार बार एक ही चीज के होने की संख्या को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चलिए हम आपको एक आसान एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ एक बस है जो इस बस स्टॉप पर हर 5 मिनट में आती है, तो हम कह सकते हैं कि इस रूट पर बसेस की फ्रीक्वेंसी हर 5 मिनट में एक बस है। या ये कह सकते हैं कि 12 बसेस हर घंटे में यहाँ आती हैं। चलिए थोड़ा सा एडवांस्ड एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ हमारे पास एक पेंडुलम है जो मीन पोजीशन पर है। जब इसे ऑसिलेटरी मोशन में सेट किया जाता है तो ये अपनी मेन पोजीशन से राइट और लेफ्ट हिलने लगती है। हम ये कब कह सकते हैं कि ये एक वाइब्रेशन पूरा करता है? चलिए इसे स्लो मोशन में देखते हैं। ये एक वाइब्रेशन तब पूरा करता है जब ये मीन पोजीशन से इस पॉइंट तक हिलता है जो राइट की ओर है, और फिर ये मीन पोजीशन को पार करता है इस पोजीशन तक जो कि लेफ्ट की ओर है, और अंत में मीन पोजीशन पर वापस आ जाता है। जी हाँ, अब एक वाइब्रेशन पूरा हो चुका है। हमें वाइब्रेशन को अच्छे से समझने की जरूरत है। ये शुरुआत में मीन पोजीशन पर होता है, फिर राइट की ओर जाता है, फिर लेफ्ट की ओर, और फिर वापस मीन पोजीशन पर आ जाता है। ये एक वाइब्रेशन है। ये 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस पूरे करता है? इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। जी हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस की मात्रा है 1 सेकंड में, जब उसे ऑसिलेटरी मोशन में सेट किया जाता है। इसे हर्ट्स में मेजर किया जाता है और इसे ऐसा लिखा जाता है। हम 1 हर्ट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 वाइब्रेशन पर सेकंड 1 हर्ट्स होता है। तो अगर ये पेंडुलम 1 सेकंड में 2 बार वाइब्रेट होता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये 2 हर्ट्स होगी। उसी तरह अगर ये पर सेकंड में 3 बार वाइब्रेट होता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्स होगी। हमने पहले कहा था कि फ्रीक्वेंसी साउंड की पिच को डिफाइन करती है, लेकिन साउंड की पिच क्या होती है? पिच साउंड की परसेप्चुअल प्रॉपर्टी है जो हमें यह पहचानने में मदद करती है कि साउंड ज्यादा है या कम है। जी हाँ, ये ऐसा कुछ है जिसे बस परसीव किया जा सकता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक पियानो है और हम कीज के इस सेट को देख रहे हैं। लेफ्ट हैंड की तरफ जो की है उसे प्रेस कीजिए और फिर एक की जो राइट हैंड की तरफ है उसे प्रेस कीजिए। क्या आप साउंड में कुछ फर्क देख सकते हैं? लेफ्ट की कीज से आने वाली साउंड कम है और राइट से आने वाली साउंड ज्यादा है। जब हम लेफ्ट साइड के किसी भी कीज को प्रेस करते हैं तो हमें कम पिच पर साउंड सुनाई देती है, और जब हम राइट साइड के किसी भी कीज को प्रेस करते हैं तो हमें ज्यादा पिच पर साउंड सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोअर एंड कीज को प्रेस करते हैं तब पियानो के अंदर स्ट्रिंग्स कम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट होते हैं
और जब हम हायर एंड कीज को प्रेस करते हैं तब ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट होते हैं। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा पिच, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी कम पिच। एक जरूरी नोट, साउंड के लाउडनेस के साथ ज्यादा और कम साउंड्स को रिलेट करने का प्रयास ना करें। ये सब अलग हैं। तेज साउंड की पिच कम हो सकती है और कम साउंड की पिच ज्यादा हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर ब्लैक बोर्ड पर चौक से होने वाली साउंड की पिच ज्यादा होती है लेकिन ड्रम के साउंड के मुकाबले में कम होती है। ड्रम की पिच कम होती है लेकिन लाउडनेस ज्यादा होती है। चलिए अब एम्पलीट्यूड के बारे में बात करते हैं। हम यहां एक पेंडुलम का एग्जाम्पल लेते हैं। हर वाइब्रेशन में ये स्टार्टिंग पोजीशन से कुछ दूरी कवर करता है। ये दूरी समय के साथ कम हो जाती है और अंत में बॉब वाइब्रेट होना बंद हो जाता है। इस मैक्सिमम दूरी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। जी हाँ, एक बॉब द्वारा उसकी मीन पोजीशन से ट्रैवल की गई मैक्सिमम दूरी को एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कहा जाता है। तो इस केस में ये दूरी एम्पलीट्यूड होगी। नोट कीजिए कि दूरी जो हम मेजर कर रहे हैं वो मीन पोजीशन से है, कहीं और से नहीं है। पेंडुलम की जगह अगर हम एक ट्यूनिंग फोक लें तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि एक ट्यूनिंग फोक का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा? जी हाँ, इसका एम्पलीट्यूड इसकी मीन पोजीशन से इसकी टाइम्स की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। जब हम एक ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करते हैं तो हमें इसकी वाइब्रेटिंग टाइम्स से प्रोड्यूस हुई साउंड सुनाई देती है। लेकिन क्या होगा अगर हम इसे ज्यादा फोर्स से वाइब्रेट करें तो हमें एक तेज साउंड सुनाई देगी। आप देख सकते हैं कि टाइम्स ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा साउंड की लाउडनेस भी उतनी ही ज्यादा होगी। जी हाँ, तो अगर ट्यूनिंग फोक ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होता है तो लाउडनेस भी ज्यादा होगी। तो अगर साउंड तेज है तो इसका मतलब कि एम्पलीट्यूड ज्यादा है, और अगर साउंड कम है तो इसका मतलब कि एम्पलीट्यूड कम है। साउंड की लाउडनेस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होती है। अगर एम्पलीट्यूड दुगना हो जाता है तो लाउडनेस 4 गुना हो जाती है। अगर एम्पलीट्यूड ओरिजिनल का 3 गुना है तो लाउडनेस 9 गुना हो जाती है। इस सेक्शन में डिस्कस करने के लिए एक और जरूरी कॉन्सेप्ट बचा है और उसे टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशंस कहते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट एक ऑसिलेशन 1 मिलीसेकंड में पूरा करता है तो यहां टाइम पीरियड 1 मिलीसेकंड होगा। अगर वो एक ऑसिलेशन 10 मिलीसेकंड्स में पूरा करता है तो यहां टाइम पीरियड 10 मिलीसेकंड्स होगा। चलिए आज पढ़े हुए सभी कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करते हैं। हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की जो वाइब्रेशंस की मात्रा है पर सेकंड में जब एक ऑब्जेक्ट को वाइब्रेटरी मोशन में सेट किया जाता है। ये पिच को निर्धारित करता है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम दूरी है जो एक बॉडी उसकी मीन पोजीशन से कवर करती है जब उसे वाइब्रेटरी मोशन में सेट किया जाता है। और टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन या वाइब्रेशन को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट द्वारा लिया गया टाइम है। में बहुत सारे अलग अलग साउंड सुनते हैं, व्यक्तियों के साउंड्स, पक्षियों के, वाहनों के, टीवी रेडियो से साउंड्स इत्यादि। ये कहने की जरूरत नहीं है कि साउंड हमारे जीवन में एक मुख्य भूमिका निभाती है। ये हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में मदद करती है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? हमारे पिछली क्लास में हमने देखा कि वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करती है। वाइब्रेशन क्या है? ये एक बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन है। हम कुछ वाइब्रेशंस को अपनी आंखों से देख सकते हैं और कुछ का स्पीड इतना ज्यादा होता है कि हम इन्हें देख नहीं पाते। जब हम गिटार की एक स्ट्रिंग को छेड़ते हैं तो वो वाइब्रेट होने लगती है और हमें साउंड सुनाई देती है। हम गिटार की स्ट्रिंग को वाइब्रेट होता हुआ क्लियरली देख सकते हैं। एक ट्यूनिंग फोक लें और एक रबर बैंड पर धीरे से इसकी किसी एक प्रोंग्स को स्ट्राइक करें। क्या आपको साउंड सुनाई दी? जी बिल्कुल, साउंड प्रोड्यूस होगी। अब प्रोंग्स को ध्यान से ऑब्जर्व करें। क्या आपको प्रोंग्स वाइब्रेट होते दिखाई देते हैं? शायद नहीं, क्योंकि इस केस में वाइब्रेशंस देख पाना मुश्किल है। हालांकि अगर आप एक प्रोंग को अपने हाथों से छुए तो आप उन वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं। क्या किसी और तरीके से यह पता लगाया जा सकता है कि प्रोंग्स वाइब्रेट हो रहे हैं या नहीं? जी हाँ, एक पानी से भरा ग्लास लीजिए। ट्यूनिंग फोक के प्रोंग्स को वाइब्रेट कराने से पहले इसमें डाल दें। हम कोई खास मूवमेंट नहीं देखेंगे। अब प्रोंग्स को बाहर निकालें और इन्हें वाइब्रेट करें। अब इन्हें फिर से पानी में डाल दें। आप क्या देख सकते हैं? पानी हर जगह से बाहर आ जाता है। ये प्रूव करता है कि प्रोंग्स में वाइब्रेशन है। हम मनुष्य भी साउंड्स बनाते हैं, टॉकिंग, लाफिंग, विस्परिंग इत्यादि के रूप में। हम मनुष्यों का कौन सा बॉडी पार्ट वाइब्रेट होता है जब हमारे मुंह से साउंड बनाते हैं? जी हाँ, वोकल कॉर्ड्स जो हमारे लैरिंग्स के अंदर होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हम हमारे आने वाले वीडियोस में ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। साउंड कैसे प्रोपेगेट होती है? अगर हमारे पास यहाँ साउंड का सोर्स हो तो ये कानों तक कैसे ट्रैवल करेगी? साउंड वेव क्या है? हम प्रॉपर्टीज जैसे कि स्पीड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ को कवर करेंगे। हम साउंड के रिफ्लेक्शन और उनके फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे।
लाइट वेव की तरह ही साउंड वेव भी सॉलिड सर्फेसेस से रिफ्लेक्ट होती है। एको और रिवर्बरेशन साउंड वेव के रिफ्लेक्शन के कारण होती है। हम अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में भी देखेंगे। अंत में हम मनुष्य के कान के बारे में बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे हम मनुष्य साउंड को सुनते हैं। तो क्या आप एक्साइटेड हैं? आपसे अगले लेसन में मिलते हैं। अब तक हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स द्वारा बनी कई साउंड्स को देखा है, लेकिन हम मनुष्य भी आवाज करते हैं। हम बात करते हैं, चिल्लाते हैं और फुसफुसाते हैं। हमने पहले कहा था कि वाइब्रेशन साउंड को प्रोड्यूस करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बात करते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा वाइब्रेट होता है? मनुष्य में साउंड लैरिंक्स से प्रोड्यूस होती है, जिसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंक्स हमारे शरीर में कहाँ होता है? जब हम हमारी उंगली को अपने गले से नीचे स्लाइड करते हैं तो जो पहला बम्प हमें महसूस होता है उसे लैरिंक्स कहते हैं। लेकिन ये कैसे काम करता है? लैरिंक्स में दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। इन दोनों कॉर्ड्स के बीच में हवा के अंदर और बाहर जाने के लिए छोटा सा स्लिट होता है। जब हम बात करते हैं तो लंग्स इस स्लिट से हवा को पंप करते हैं, जिससे ये कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं। इस वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। जी हाँ, कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ों और बच्चों की आवाज़ों में फ़र्क क्यों होता है? ये इसलिए क्योंकि वोकल कॉर्ड्स की लंबाई आदमियों में, औरतों में और बच्चों में अलग होती है। इसके कारण बड़ों और बच्चों में कॉर्ड्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होते हैं और इसलिए वो अलग साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए एक बड़े की आवाज़ और बच्चे की आवाज़ में फ़र्क होता है। हम मनुष्य अपने कानों से साउंड सुनते हैं। ये कैसे मुमकिन है? चलिए इसे इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। कुछ थर्मोकोल बॉल्स को कुछ ऐसे एक स्पीकर के डायफ्राम के ऊपर रख दें। अब स्पीकर को प्लेयर के साथ कनेक्ट कर दें और म्यूजिक शुरू कर दें और इन छोटे बॉल्स को ऑब्जर्व करें। आप क्या देख सकते हैं? आप देख सकते हैं कि ये छोटे बॉल्स ऊपर नीचे हिलने लग जाते हैं। इसका मतलब कि डायफ्राम वाइब्रेट होने लग गया है। कुछ ऐसा ही हमारे कान में भी होता है। एक मनुष्य के कान में ईयर ड्रम होता है जो एक डायफ्राम के रूप में काम करता है। हम एक ईयर ड्रम को एक स्ट्रेच्ड रबर शीट के समान सोच सकते हैं। जब साउंड ईयर कनाल में प्रवेश करती है तो ये ईयर ड्रम से टकराती है, जिस कारण ये वाइब्रेट होने लग जाती है। ये वाइब्रेशंस फिर कान के अंदर के हिस्से में ट्रांसफर हो जाती है। इस हिस्से को कॉक्लिया कहते हैं। ये कॉक्लिया फिर नर्व्स के माध्यम से ब्रेन को सिग्नल भेजता है। इस तरह से मनुष्य के कान काम करते हैं, जिससे हमें साउंड सुनाई देती है। एक चीज का ध्यान रखें, ईयर ड्रम एक टाइटली स्ट्रेच्ड रबर शीट की तरह होते हैं, तो इसलिए हमें कोई भी नुकीली चीज हमारे कान में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे कान को नुकसान पहुंचा सकती है और हमारे सुनने की क्षमता को हमेशा के लिए नष्ट कर सकती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या हम मनुष्य सभी साउंड्स को सुन सकते हैं? एक मनुष्य का कान सिर्फ उन्हीं साउंड्स को सुन सकता है जिनकी फ्रीक्वेंसीज 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। जी हाँ, वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, वो मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि बहुत से जानवर 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा के साउंड्स को सुन सकते हैं? कुत्ते उन साउंड्स को सुन सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज 45,000 हर्ट्ज तक की होती हैं, जबकि बैट्स की कुछ स्पीशीज 200 किलोहर्ट्ज तक की साउंड की फ्रीक्वेंसीज को सुन सकती हैं। इसी के साथ हम इस चैप्टर के अंत में आ जाते हैं। इस टॉपिक में हमने जो भी पढ़ा है, यहाँ उसकी एक समरी है। हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे कि कैसे वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करता है। अब हम ये जानते हैं कि साउंड के प्रोपगेशन के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। ये सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के माध्यम से ट्रैवल कर सकती है। हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशंस क्या है। हमने प्रकृति में अनचाहे साउंड, जिसे नॉइज कहते हैं, उसके बारे में बात की। इसके कारण प्रदूषण कैसे होता है और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उसके उपाय देखे। और अंत में हमने देखा कि लैरिंग्स और ईयर ड्रम्स कैसे काम करते हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने सीखा कि साउंड की प्रोपगेशन के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। इसका मतलब कि उसे एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत है। लेकिन ये किसी माध्यम से कैसे ट्रैवल करती है? उस माध्यम के पार्टिकल्स को क्या होता है? चलिए पता लगाते हैं। हम जानते हैं कि साउंड वाइब्रेशन के कारण प्रोड्यूस होती है। जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो माध्यम के आसपास के पार्टिकल्स को भी वाइब्रेशन में सेट कर देता है। इस प्रोसेस में सोर्स के सबसे नजदीकी पार्टिकल्स अपने मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं। वो उनके आसपास वाले पार्टिकल्स से टकराने लग जाते हैं। अब ये पास वाले पार्टिकल्स भी अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं। वो अपने बगल के पार्टिकल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही करते हैं। ये प्रोसेस माध्यम में तब तक चलता रहता है जब तक साउंड हमारे कानों तक पहुंचती है। हम देख सकते हैं कि हम माध्यम में कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। साउंड इस तरह से माध्यम से होकर ट्रैवल करती है।
हम देख सकते हैं कि माध्यम के पार्टिकल्स सोर्स से मनुष्य के कान तक ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। ये सोर्स द्वारा प्रोड्यूस की गई डिस्टर्बेंस है जो माध्यम में ट्रैवल कर रही है। पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से केवल ऑसिलेट कर रहे हैं। माध्यम में वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट द्वारा किए गए डिस्टर्बेंस को हम एक साउंड वेव कहते हैं। ये डिस्टर्बेंस कैसी दिखती है? चलिए इसे एक ट्यूनिंग फोक की मदद से पढ़ते हैं। यहाँ हम हवा को हमारे प्रोपगेशन का माध्यम लेंगे। यहाँ हमारे पास स्टील से बना हुआ एक ट्यूनिंग फोर्क है। ये माध्यम के हवा के पार्टिकल्स की पहली कंडीशन को दिखाता है जब ट्यूनिंग फोक उसकी ओरिजिनल पोजीशन में होता है। ये तब होता है जब ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट नहीं कर रहा होता। जब हम इसके प्रोंग्स को एक रबर बैंड पर मारते हैं तो हमें साउंड सुनाई देने लगती है। माध्यम से साउंड कैसे ट्रैवल करती है? ट्यूनिंग फोक के दोनों प्रोंग्स वाइब्रेट हो रहे हैं। चलिए पहले एक प्रोंग के मोशन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हम पहले राइट साइड वाले को कंसिडर करते हैं। जब ये अपनी मीन पोजीशन से दूर होता है तो ये अपने आसपास के हवा के पार्टिकल्स को पुश और कंप्रेस करता है। इससे एक ज्यादा प्रेशर वाला रीजन बन जाता है जिसे कंप्रेशन कहते हैं। ये कंप्रेशन माध्यम में डिस्टर्बेंस के रूप में ट्रैवल करता है। यहाँ डेंसिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब कि पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं। जब प्रोंग अपनी मीन पोजीशन की ओर आता है तो राइट में जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। जैसे जैसे प्रोंग अपना मोशन लेफ्ट की ओर कंटिन्यू करता है ये और कम हो जाता है। ये एक कम प्रेशर वाला रीजन बनाता है जिसे रेयरफैक्शन कहते हैं। इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि डिस्टर्बेंस के फॉर्म में कंप्रेशन इस रीजन तक पहुंच गया है। यह रेयरफैक्शन भी माध्यम में डिस्टर्बेंस के रूप में ट्रैवल करती है। यहाँ पार्टिकल्स की डेंसिटी कम है। इसका मतलब कि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं। जैसे जैसे ये वाइब्रेट करता है हमें इन कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस की एक सीरीज मिलती है। कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस के इस कंटिन्यूअस सीक्वेंस को हम साउंड वेव कहते हैं। जी हाँ, साउंड वेव्स कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस के रूप में ट्रैवल करती है। अगर ट्यूनिंग फोक की बजाय हम साउंड का कोई दूसरा सोर्स ले तो जैसे कि ये स्पीकर, तो इस ऑब्जेक्ट से उत्पन्न होने वाली साउंड वेव्स भी कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस के रूप में ट्रैवल करेंगी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है? क्या आप जानते हैं कि एक मैकेनिकल वेव क्या होती है? मैकेनिकल वेव वो वेव है जिसे ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल माध्यम की जरूरत होती है। और जैसा हम जानते हैं कि साउंड वेव को भी ट्रैवल करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, तो हाँ, ये एक मैकेनिकल वेव है। क्या साउंड इसके माध्यम से ट्रैवल कर सकती है? इन क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए आपको हमारे अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। आपसे हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं। उनको ट्रैवल करने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। माध्यम सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक डॉक्टर हमारे दिल की धड़कन को सुनने के लिए एक स्टेथोस्कोप यूज करता है। यहाँ प्रोपगेशन का माध्यम सॉलिड है। क्या आप ऐसा एग्जाम्पल सोच सकते हैं जहां माध्यम लिक्विड हो? जब आप अपना कान पानी के सरफेस के नजदीक रखते हैं तो आप उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज से आने वाली साउंड को सुन सकते हैं। जी हाँ, इस एग्जाम्पल में माध्यम लिक्विड है और हवा एक बहुत ही आम माध्यम है जिससे साउंड ट्रैवल करती है। और जैसा कि हम जानते हैं हवा गैसियस होती है। वैक्यूम क्या है? वैक्यूम एक ऐसी स्पेस है जहां कोई भी मैटर नहीं होता है। हम मनुष्यों के लिए 100% वैक्यूम को ढूंढना या बनाना नामुमकिन है। लेकिन क्या कोई ऐसी जगह है जो वैक्यूम की तरह होती है? जी हाँ, आउटर स्पेस करीब करीब एक परफेक्ट वैक्यूम की तरह होती है। इसी कारण हम यहाँ पृथ्वी पर सितारों या ग्रहों से कोई भी धमाका नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि आउटर स्पेस एक वैक्यूम है। यहाँ होने वाले धमाकों की साउंड हम तक ट्रैवल नहीं करती है। चलिए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बेल जार है। ये एक ऐसा ग्लास जार है जिसकी शेप एक बेल के समान होती है। तो हमारे पास एक ग्लास का जार है जिसमें इलेक्ट्रिक बेल है जो एक कॉर्क की मदद से फिक्स की गई है। हम इसे इलेक्ट्रिक बेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे काम करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है। ये बेल एक एक्सटर्नल बैटरी और की से कनेक्टेड होती है। ग्लास जार के नीचे के हिस्से में एक वैक्यूम पंप भी लगा होता है। जब हम चाबी को बंद करते हैं तो करंट बहने लगता है और हथौड़ा गोंग पर लगता है और ये ऐसा होता रहता है। यहाँ हमें साउंड साफ सुनाई देती है। अब हम हवा को वैक्यूम पंप के जरिए ग्लास जार से बाहर पंप करना शुरू कर देते हैं। क्या साउंड और तेज हो रही है या ये कम हो रही है? जी हाँ, साउंड कम हो रही है। हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे जार में हवा की मात्रा कम हो जाती है साउंड की इंटेंसिटी भी घटती जाती है। हम ये देख सकते हैं कि हथौड़ा गोंग पर मार रहा है, लेकिन जो साउंड हमें सुनाई दे रही है वो बहुत ही धीमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम हवा को बाहर निकालते हैं तो हम ग्लास जार के अंदर एक वैक्यूम बनाते हैं। नोट कीजिए कि हमने पहले कहा था कि हम 100% वैक्यूम नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम ग्लास जार से सारी हवा नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ कुछ हल्की सी साउंड सुनाई देती है। हम यही एक्सपेरिमेंट अलार्म क्लॉक को यूज करके भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बेल के बजाय हम ग्लास जार के अंदर एक बजती हुई अलार्म क्लॉक रख देते हैं। इस केस में हमें बैटरी या की जरूरत नहीं है। शुरुआत में हमें अलार्म की आवाज सुनाई देगी,
लेकिन जब हम जार से हवा को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो साउंड की इंटेंसिटी कम हो जाती है और साउंड कम हो जाती है। नोट कीजिए कि यहाँ एक ऐसी अलार्म क्लॉक ले जो आसानी से ग्लास जार में जा सके। चलिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं जो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। एक खाली ग्लास और एक सेल फोन लें। इस सेल फोन को खाली ग्लास में रखें। किसी को इस फोन पर कॉल करने के लिए कहें। आप क्या नोटिस करते हैं? जी हाँ, आपको साउंड तेज और साफ सुनाई देगी। अब अगर आप अपने हाथों को इस तरह से ग्लास के खुले हिस्से के चारों ओर रखते हैं और ग्लास से हवा को निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या आप उसी इंटेंसिटी से साउंड को सुनते हैं? क्या अब साउंड धीमी हो रही है? जी हाँ, हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम हवा को ग्लास से निकाल देते हैं तो साउंड कम हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए क्योंकि जब हम हवा को निकाल देते हैं तो ग्लास में वैक्यूम बन जाता है। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि कैसे साउंड एक माध्यम से प्रोपेगेट होती है। जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो वो आसपास के माध्यम में एक डिस्टर्बेंस बना देता है जिसे हम साउंड वेव कहते हैं। माध्यम में ये वेव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस के रूप में ट्रैवल करती है। लेकिन माध्यम के पार्टिकल्स किस दिशा में वाइब्रेट करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स के बारे में बात करेंगे। लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स क्या हैं? चलिए हम पहले आपको डेफिनेशन बताते हैं। एक माध्यम के पार्टिकल्स जब वेव्स में ऐसे वाइब्रेट करते हैं कि उनकी दिशा एनर्जी ट्रांसपोर्ट की दिशा से पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, उन्हें हम लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। इससे पहले कि हम स्टेटमेंट की ओर बढ़ें, क्या आपको याद है कि पैरेलल और एंटी पैरेलल का क्या मतलब है? पैरेलल ऐसे दो वेक्टर्स होंगे और एंटी पैरेलल ऐसे पैरेलल लेकिन ऑपोजिट दिशाओं में। अब स्टेटमेंट पर आते हैं। इसका मतलब है कि अगर सोर्स इस दिशा में साउंड एमिट कर रही है तो माध्यम के पार्टिकल्स भी इसी दिशा में आगे और पीछे मूव होंगे। तो पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट वेव के प्रोपेगेशन की दिशा से पैरेलल या एंटी पैरेलल है। क्या साउंड वेव एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव होती है? इस एग्जाम्पल को लेते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, साउंड वेव्स वास्तव में लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि माध्यम के पार्टिकल्स वेव के प्रोपेगेशन की दिशा में वाइब्रेट कर रहे हैं। साउंड वेव्स को प्रेशर वेव्स भी कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? ये इसलिए क्योंकि माध्यम से गुजरने वाली साउंड वेव में हाई प्रेशर रीजन्स के दोहराते पैटर्न होते हैं जिन्हें कंप्रेशंस कहा जाता है, और लो प्रेशर रीजन्स होते हैं जिन्हें रेयरफैक्शंस कहा जाता है। लेकिन रुकिए, क्या ऐसी भी वेव्स हैं जिनमें माध्यम के पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट वेव के प्रोपेगेशन की दिशा में नहीं होती है? साउंड वेव होना जरूरी नहीं है। इसका जवाब है हाँ। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहां पार्टिकल्स की प्रोपेगेशन वेव की प्रोपेगेशन की दिशा से परपेंडिकुलर है। एक स्ट्रिंग लें जिसका एक एंड दीवार से फिक्स्ड हो। ये एंड दीवार पर यहां फिक्स्ड है और ये वाला आपके हाथ में है। जब हम इस स्ट्रिंग को इस एंड से ऊपर की ओर झटका देते हैं, हम एक वेव को देखते हैं। आप यहां क्या नोटिस करते हैं? स्ट्रिंग के पार्टिकल्स किस दिशा में मूव हो रहे हैं? ऊपर और नीचे, है ना? और वेव की प्रोपेगेशन की दिशा के बारे में आपका क्या कहना है? ये राइट की ओर जा रही है। चलिए हम इसे एक बार दोहराते हैं। स्ट्रिंग के पार्टिकल्स ऊपर और नीचे मूव हो रहे हैं जबकि वेव की प्रोपेगेशन की दिशा राइट की ओर है। पार्टिकल्स वेव की दिशा से परपेंडिकुलर दिशा में वाइब्रेट हो रहे हैं। ऐसी वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है। तो क्या साउंड वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं? इसका जवाब है नहीं, और ये इसलिए क्योंकि माध्यम के पार्टिकल्स वेव की प्रोपेगेशन की दिशा में वाइब्रेट हो रहे हैं। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने देखा कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिसमें माध्यम के पार्टिकल्स मोशन की दिशा के पैरेलल दिशा में वाइब्रेट होते हैं। साउंड वेव्स लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। साउंड माध्यम से ज्यादा प्रेशर और कम प्रेशर रीजन्स के रूप में प्रोपेगेट होती है, इसलिए साउंड वेव्स को प्रेशर वेव्स भी कहा जाता है। और अंत में हमने देखा कि ट्रांसवर्स वेव्स का क्या मतलब होता है। ये ऐसी वेव्स हैं जिसमें माध्यम उसकी प्रोपेगेशन की दिशा के राइट एंगल्स में वाइब्रेट होता है। अगले वीडियो में हम साउंड वेव्स के प्रोपेगेशन के बारे में और बहुत कुछ सीखेंगे। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। ये ज्यादा प्रेशर वाले रीजन्स बनाती है जिसे कंप्रेशंस कहते हैं, और रेयरफैक्शंस जो कम प्रेशर वाले रीजन्स होते हैं। कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस के इस सीरीज को हम साउंड वेव कहते हैं। जब एक साउंड वेव एक माध्यम से गुजरती है तो माध्यम की डेंसिटी और प्रेशर बदल जाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे बदलते हैं। हम हमारे साउंड के सोर्स के लिए ट्यूनिंग फोक का यूज करते हैं और प्रोपेगेशन के माध्यम के लिए हवा का यूज करते हैं। ये फिगर्स माध्यम में वाइब्रेशन से पहले के प्रेशर और डेंसिटी को दिखाते हैं। जी हाँ, ये ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेशन में सेट करने से पहले के प्रेशर और डेंसिटी को दिखाते हैं। जब ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेशन में सेट नहीं किया जाता है तो प्रेशर और डेंसिटी माध्यम में हर जगह समान होते हैं। चलिए हम पहले प्रेशर फिगर को देखते हैं।
जब हम ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेशन में सेट कर देते हैं तो उसके बाद माध्यम में प्रेशर को क्या होता है, चलिए देखते हैं। यहां हम राइट प्रोंग पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो जब ये प्रोंग अपनी मीन पोजीशन से दूर चला जाता है तो ये आसपास के हवा के पार्टिकल्स पर प्रेशर अप्लाई करता है। इसके कारण पास वाले रीजन में प्रेशर बढ़ जाता है और ये बढ़ता रहता है जब तक वो मैक्सिमम वैल्यू हासिल नहीं कर लेती। इस रीजन में मैक्सिमम प्रेशर है, जिसके कारण इसे पीक कंप्रेशन कहते हैं। हम इसे मैक्सिमम या पीक क्यों कहते हैं? ये इसलिए क्योंकि इस पॉइंट पर प्रोंग ने रेस्ट पोजीशन से अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की है और जैसे ही ये मीन पोजीशन की ओर बढ़ने लगता है इस रीजन में प्रेशर घट जाता है और घटता रहता है क्योंकि प्रोंग लेफ्ट की ओर अपने मोशन को कंटिन्यू रखता है और जो कंप्रेशन यहां मौजूद था वो इस रीजन में डिस्टर्बेंस के रूप में आ गया है। चलिए इस रीजन पर दोबारा कॉन्सेंट्रेट करते हैं जहां प्रेशर घट चुका है। इसमें सबसे कम प्रेशर कब होगा, क्या आप गेस कर सकते हैं? जब प्रोंग लेफ्ट की ओर अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर लेता है तो हमें कम प्रेशर वाला रीजन मिलता है। ये वो रीजन है। तो ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करता रहता है और हमें ज्यादा प्रेशर और कम प्रेशर वाले ऑल्टरनेट रीजन्स मिलते हैं। यही चीज पार्टिकल्स की डेंसिटी के साथ भी होती है। क्या आपको डेंसिटी शब्द का मतलब पता है? यह समझने में बहुत आसान है। मान लीजिए कि स्क्रीन पर 2 स्क्वायर फिगर्स हैं जिनके एरिया समान हैं। पहले स्क्वायर में 10 छोटे डॉट्स हैं और दूसरे वाले में 30 छोटे डॉट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि दूसरा वाला डेंसर है। डॉट्स ज्यादा कॉम्पैक्ट रूप में पैक्ड हैं। चीजें एक दिए गए एरिया में जितनी टाइटली पैक्ड होती हैं उतनी ही ज्यादा डेंस होती हैं। चलिए आपको हमारे ट्यूनिंग फोक वाले एग्जाम्पल पर दोबारा लेकर चलते हैं। देखिए कि कैसे पार्टिकल्स की डेंसिटी माध्यम में बदलती है। यहां हमारी डेंसिटी फिगर है फोक को वाइब्रेट करने से पहले। डेंसिटी लगभग समान है। चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है जब वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। इसी ट्यूनिंग फोक के प्रेशर वेरिएशंस को ऊपर दिखाया गया है। जब प्रोंग मीन पोजीशन से दूर चला जाता है तो पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ जाती है और इस रीजन में मैक्सिमम पर पहुंच जाती है। इस पॉइंट पर प्रोंग ने राइट की ओर मैक्सिमम दूरी ट्रैवल कर ली है और जैसे ये लेफ्ट की ओर अपना मोशन कंटिन्यू करता है माध्यम के पार्टिकल्स अलग अलग फैल जाते हैं और डेंसिटी घटती जाती है। और आपने गेस कर लिया होगा कि जब प्रोंग लेफ्ट की ओर अपनी मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंच जाती है तो डेंसिटी अपनी मिनिमम वैल्यू हासिल कर लेती है। चलिए अब ट्यूनिंग फोक की वाइब्रेशन को रोक देते हैं। नोट कीजिए कि हमने ट्यूनिंग फोक को साउंड के सोर्स के रूप में लिया है और हवा हमारे प्रोपगेशन का माध्यम है। खैर अगर हम साउंड की कोई दूसरी सोर्स और कोई दूसरा माध्यम लेते हैं तो हमें सेम रिजल्ट ही मिलेगा। जी हाँ, सोर्स या माध्यम कुछ भी हो, साउंड वेव का कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। तो अब से हम साउंड के किसी भी विशेष सोर्सेज का उल्लेख नहीं करेंगे। हम जहां जरूरत होगी वहां सोर्स ऑफ साउंड कहेंगे। चलिए अब हम दोबारा हमारे प्रेशर और डेंसिटी के फिगर की ओर बढ़ते हैं। इस तरह से माध्यम में प्रेशर और डेंसिटी बदल जाते हैं। हम इसे इंटरेस्टिंग ग्राफ की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस सोर्स से वेव की दूरी को रिप्रेजेंट करती है जैसे जैसे वेव माध्यम से गुजरती है और इसकी वर्टिकल एक्सिस प्रेशर या डेंसिटी में वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करती है। ये ग्राफ हमें कैसे मदद करता है आप जल्द ही जान जाएंगे। ग्राफ का ऊपरी रीजन ज्यादा प्रेशर या ज्यादा डेंसिटी वाले जोन्स को रिप्रेजेंट करता है और निचला रीजन कम प्रेशर या कम डेंसिटी वाले जोन्स को रिप्रेजेंट करता है। साउंड वेव्स इस तरह से ट्रैवल करती हैं। वेव के पीक को क्रेस्ट कहा जाता है और वैली को वेव का ट्रफ कहा जाता है। अगर आपको ये ग्राफ अच्छे से नहीं समझा है तो इस वीडियो को दोबारा जरूर देखें। हम इसी ग्राफ को यूज करके हमारे आने वाले वीडियोस में साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियो में देखा था, जैसे जैसे साउंड वेव एक माध्यम से गुजरती है ये उसमें प्रेशर और डेंसिटी वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करता है। हम देख सकते हैं कि साउंड वेव ज्यादा प्रेशर वाले रीजन जिन्हें कंप्रेशंस कहते हैं और कम प्रेशर वाले रीजन्स जिन्हें रेयरफैक्शंस कहते हैं उनकी एक कंटिन्यूअस साइकिल होती है। ये साउंड वेव एक पूरी साइकिल कब पूरा करती है? जब माध्यम की डेंसिटी इस मैक्सिमम वैल्यू से यहां इस मिनिमम वैल्यू तक मूव करती है और फिर से मैक्सिमम पर जाती है, तब हम कह सकते हैं कि साउंड वेव ने एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया है। ये साउंड वेव की एक ऑसिलेशन है मैक्सिमम से मैक्सिमम तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दूसरा ऑसिलेशन होगा एंड सो ऑन। इस साइकिल को देखने का एक दूसरा तरीका भी है। जब एक साउंड वेव इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करती है तो हम कह सकते हैं कि इसने एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया है। ऑसिलेशंस के दोनों रिप्रेजेंटेशंस में एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन है। हमारे वीडियोस में हम पहले वाले को रेफर करेंगे। अब इस फिगर के साथ हम एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड को समझने की कोशिश करेंगे। क्या आपको याद है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जी हाँ, एक यूनिट टाइम में ऑसिलेशंस की मात्रा को हम साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
अगर हम एक फिक्स पॉइंट से एक सेकंड में गुजरती हुई ऑसिलेशंस की मात्रा को गिन सकते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी इस ग्रीक लेटर न्यू द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है और इसे हर्ट्स में मेजर किया जाता है। तो अगर आप इस पॉइंट को देखें तो एक सेकंड में कितने साइकिल्स ने इसे पार किया होगा? जी हां, 2। तो हम कहते हैं कि इस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्स है। चलिए देखते हैं कि साउंड वेव की वेवलेंथ क्या होती है। दो लगातार कंप्रेशंस या दो लगातार रेयरफैक्शंस के पीक वैल्यू के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। इसलिए इस साउंड की वेवलेंथ ये डिस्टेंस है, या वो ये डिस्टेंस भी हो सकती है। दोनों डिस्टेंसेस समान हैं, इसलिए हम इस वाली को हमारे वीडियोस में रेफर करेंगे। हम पहले देख चुके हैं कि ये और कुछ नहीं लेकिन वेव द्वारा पूरा किया गया एक ऑसिलेशन है। तो हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ एक ऑसिलेशन की लेंथ है। इसे इस ग्रीक लेटर द्वारा डिनोट किया जाता है जिसे लैम्डा कहते हैं। आपके अनुसार वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी? क्योंकि ये डिस्टेंस है, एसआई यूनिट मीटर्स में होगी। वेवलेंथ शब्द में भी लेंथ शब्द है, तो ये और कुछ नहीं लेकिन डिस्टेंस है। अंत में हम साउंड वेव के टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे। दो लगातार कंप्रेशंस या रेयरफैक्शंस द्वारा किसी भी पॉइंट को पार करने के लिए गए टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो अगर एक वेव इस पॉइंट को पार करने के लिए 2 सेकंड्स लेती है तो हम कहते हैं कि टाइम पीरियड 2 सेकंड्स है। क्या इसे डिफाइन करने का कोई दूसरा इंटरेस्टिंग तरीका है? जी हाँ, ये वो टाइम है जिसमें एक वेव अपनी वेवलेंथ के बराबर दूरी पूरा करती है। अगर आपको याद हो तो वेवलेंथ और कुछ नहीं लेकिन एक ऑसिलेशन की लेंथ है। तो टाइम पीरियड वो टाइम है जिसमें साउंड वेव एक ऑसिलेशन पूरा करती है। इसे कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है और इसका एसआई यूनिट्स सेकंड्स है। चलिए जल्दी से यहां एक रिकैप करते हैं। हमने साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड के कॉन्सेप्ट को समझा। फ्रीक्वेंसी और कुछ नहीं लेकिन एक यूनिट टाइम में ऑसिलेशंस की मात्रा है। अगर हम एक फिक्स्ड पॉइंट से एक सेकंड में गुजरती हुई ऑसिलेशंस की मात्रा को गिन सकते हैं तो उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और वेवलेंथ के बारे में आपका क्या कहना है? दो लगातार कंप्रेशंस या दो लगातार रेयरफैक्शंस के पीक वैल्यू के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। और साउंड वेव के टाइम पीरियड के बारे में आपका क्या कहना है? ये वो टाइम है जिसमें एक वेव अपनी वेवलेंथ के बराबर दूरी पूरा करती है। क्या आपको पता था कि साउंड वेव के टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच कुछ रिलेशन है? वो रिलेशन क्या है? इसे जानने के लिए हमारे वीडियोस देखते रहें। अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। यहां हम साउंड वेव की एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जिसे स्पीड कहते हैं। स्पीड वो फिजिकल क्वांटिटी है जो बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से ट्रैवल कर सकता है। हम सब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड के जनरल फॉर्मूला को जानते हैं। ये क्या होता है? स्पीड दिए गए टाइम में दूरी होती है। एक वेव पर किसी भी पॉइंट द्वारा एक यूनिट टाइम में ट्रैवल किए गए डिस्टेंस को साउंड वेव की स्पीड कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कि अगर हम एक वेव पर कोई भी पॉइंट लें, जैसे कि ये मैक्सिमम डेंसिटी का पॉइंट, तो इस पॉइंट द्वारा यूनिट टाइम में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस साउंड वेव की स्पीड होगी। ऐसा यूनिट के टर्म्स में एक वेव पर किसी भी पॉइंट द्वारा एक सेकंड में मीटर्स में ट्रैवल किए गए डिस्टेंस को स्पीड कहते हैं। यहाँ एक दूसरा तरीका है जिससे हम साउंड वेव की स्पीड को ढूंढ सकते हैं। हम साउंड वेव की स्पीड को वेव की एक साइकिल के टर्म्स में सोच सकते हैं। एक साउंड वेव एक साइकिल कब पूरा करती है? जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन से मिनिमम रेयरफैक्शन पर मूव करती है और वापस मैक्सिमम कंप्रेशन पर आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि एक साइकिल पूरी हो गई है। तो फिर ये डिस्टेंस क्या है? हम पहले देख चुके हैं कि ये डिस्टेंस और कुछ नहीं लेकिन वेवलेंथ लैम्डा है और इस डिस्टेंस को पूरा करने के लिए लगने वाला टाइम पीरियड टी होता है। तो हम साउंड वेव की स्पीड को ऐसा कह सकते हैं, वेव द्वारा एक साइकिल की लेंथ के बराबर ट्रैवल किया गया डिस्टेंस ओवर उस डिस्टेंस का पूरा करने के लिए लगने वाला टाइम। इसलिए स्पीड v वेवलेंथ लैम्डा ओवर टाइम पीरियड t होती है। जी हाँ, ये वेवलेंथ ओवर टाइम पीरियड होती है। क्या आपको याद है कि 1 ओवर t क्या है? हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि ये फ्रीक्वेंसी न्यू के बराबर होता है। अब हम 1 ओवर t को न्यू के साथ रिप्लेस करते हैं तो हमें v लैम्डा न्यू के बराबर मिलता है। इसे वेव इक्वेशन कहते हैं। ये किसी भी तरह के वेव के लिए सच है और न केवल साउंड वेव के लिए जो कि एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है। ये वेव इक्वेशन हमें वेव की स्पीड, उसकी वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी के बीच का मैथमेटिकल रिलेशनशिप देती है। चलिए इस कॉन्सेप्ट पर आधारित एक आसान एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। चलिए पहले देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। हमें साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी दी गई है। हम कह सकते हैं कि न्यू 220 हर्ट्ज के बराबर है। साउंड की स्पीड 440 मीटर्स पर सेकंड के बराबर है। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि सभी यूनिट्स एक जैसे ही हैं। हम देखते हैं कि सभी यूनिट्स एसआई यूनिट्स हैं।
हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, यानी कि हमें लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जो और कुछ नहीं लेकिन वेव इक्वेशन है जो हमने अभी देखा। v लैम्डा टाइम्स न्यू के बराबर है। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें ये मिलेगा। दोनों साइड्स को 220 से डिवाइड करने पर हमें ये इक्वेशन मिलती है। अंत में हमें आंसर 2 मीटर्स मिलता है। वेवलेंथ के यूनिट को मत भूलिएगा। कभी कभी बारिश के मौसम के दौरान हम पहले बिजली को देखते हैं और फिर गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। ये घटना हमें क्या बताती है? यह हमें बताती है कि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा है। यहाँ कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर साउंड की स्पीड निर्भर होती है। उनमें से एक है माध्यम का टेम्परेचर। जब माध्यम का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्पीड भी बढ़ जाती है। 40 डिग्री सेल्सियस पर हवा में साउंड की स्पीड लगभग 355 मीटर्स पर सेकंड है और 20 डिग्रीज पर यह लगभग 344 मीटर्स पर सेकंड है। दूसरा फैक्टर जिस पर यह निर्भर करती है वो खुद माध्यम ही है। आपको क्या लगता है कि किस केस में साउंड की स्पीड तेज होगी, सॉलिड में या गैस में? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में साउंड की स्पीड गैसेस के मुकाबले सॉलिड्स में ज्यादा होती है। जी हाँ, अगर माध्यम सॉलिड हो तो साउंड तेजी से ट्रैवल करेगा। क्या आपने सुपरसोनिक स्पीड ये टर्म के बारे में सुना है? क्या आपको पता है कि इसका क्या मतलब है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा बढ़ जाती है तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल कर रहा है। क्या आपने सुपरसोनिक मिसाइल्स जैसे कि ब्रह्मोस या सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जैसे कि दसो और राफेल के बारे में सुना है? जी हाँ, ये वो मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट हैं जो हवा में साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। हमने फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड जैसे कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। हमने वीडियो को यह कहकर अंत किया था कि साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में कुछ रिलेशन है। चलिए उस रिलेशन का पता लगाते हैं। हमने ये ग्राफ पहले भी देखा है। ये एक माध्यम में साउंड वेव के प्रोपगेशन को रिप्रेजेंट करता है। साउंड एक माध्यम से दो रीजन्स के रूप में प्रोपगेट करती है। ज्यादा प्रेशर वाले रीजन्स जिन्हें कंप्रेशंस कहते हैं और कम प्रेशर वाले रीजन्स जिन्हें रेयरफैक्शंस कहते हैं। मान लीजिए कि साउंड वेव का टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड्स है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि साउंड वेव को एक ऑसिलेशन को पूरा करने के लिए 0.5 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस पूरे होंगे? यह आसान लॉजिक है। अगर ये एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए 0.5 सेकेंड्स लेती है, यानी कि एक सेकेंड का आधा, तो एक सेकेंड में 2 ऑसिलेशंस पूरे होंगे। और ये और कुछ नहीं बल्कि साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है। याद रखिए कि फ्रीक्वेंसी एक यूनिट टाइम में ऑसिलेशंस की मात्रा है। यहां हम टाइम को सेकंड्स में मेजर कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में ऑसिलेशंस की मात्रा है। और यहां हमें एक सेकंड में 2 ऑसिलेशंस मिलते हैं जो कि 2 हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट है। चलिए हम आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। अगर एक ऑसिलेशन के लिए 0.25 सेकंड्स का टाइम लगता है तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस पूरे होंगे? जी हां, फ्रीक्वेंसी अब 4 हर्ट्ज होगी। क्योंकि ये एक ऑसिलेशन 0.25 सेकंड्स में पूरा करती है तो ये एक सेकंड में 4 ऑसिलेशंस पूरा करेगी। लेकिन क्या आपने इन दोनों एग्जाम्पल्स में कुछ नोटिस किया? हमें ये वैल्यूज कैसे मिल रहे हैं? अगर आप देखें तो हम फ्रीक्वेंसी पाने के लिए टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले रहे हैं। पहले एग्जाम्पल में 1/0.5 हमें 2 देगा और दूसरे एग्जाम्पल में 1/0.25 हमें 4 देगा। तो अगर एक ऑसिलेशन में लगने वाला टाइम t है तो फ्रीक्वेंसी 1/t होगा। ये साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड के बराबर होती है। फ्रीक्वेंसी को आमतौर पर ग्रीक सिंबल न्यू से डिनोट किया जाता है। हम इसे न्यू इज इक्वल टू 1/t लिख सकते हैं। हम आशा करते हैं कि अब आपको ये रिलेशन समझ गया होगा। आपने फॉर्मूला को मेमोराइज नहीं किया है बल्कि डिराइव किया है। चलिए इससे जुड़े एक नए कॉन्सेप्ट को देखते हैं। मान लीजिए कि एक गिटार और एक बांसुरी एक ही समय पर ऑर्केस्ट्रा में बजाए जा रहे हैं। दोनों से आने वाली साउंड्स हवा में समान स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं। वो माध्यम जिससे साउंड ट्रैवल कर रही है और स्पीड दोनों ही समान होते हैं, तो हमें अलग अलग साउंड्स क्यों सुनाई देती हैं? फ्लूट से आने वाली साउंड गिटार से अलग क्यों होती है? ये साउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण होता है। क्या आप जानते हैं हम किस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं? इसे पिच कहते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था, पिच साउंड की परसेप्चुअल प्रॉपर्टी होती है। ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी से निर्धारित की जाती है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, पिच उतनी ही तेज होगी। ये जानने के लिए कि आपको पिच का मतलब समझा है या नहीं, यहां आपके लिए 2 ग्राफ्स हैं। ये साउंड वेव्स के 2 अलग ग्राफ्स हैं। इन दोनों में से किस साउंड की पिच तेज होगी? हम देख सकते हैं कि दूसरे साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। यहां पहले वाले के मुकाबले में एक सेकंड में ज्यादा ऑसिलेशंस हो रहे हैं, इसलिए दूसरे साउंड वेव की पिच
पहले वाले से ज्यादा होगी। अब जब आपको पिच का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो चलिए अब साउंड वेव के एम्पलीट्यूड के बारे में बात करते हैं। हम पीक कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस के रीजन्स के बारे में जानते हैं। ये वो रीजन्स हैं। मीन पोजीशन से मैक्सिमम कंप्रेशन या रेयरफैक्शन की इस दूरी को साउंड वेव की एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड है। अगर आप ट्यूनिंग फोक को आराम से एक रबर पैड पर मारते हैं तो आपको कुछ साउंड सुनाई देगी, लेकिन अगर आप इस पर जोर से मारते हैं तो क्या आपको साउंड के लेवल में कोई फर्क सुनाई देगा? जी हां, साउंड जोर से आएगी। लेकिन क्यों? ये इसलिए क्योंकि सोर्स ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट हो रही है। जी हां, सोर्स का एम्पलीट्यूड साउंड की लाउडनेस को डिफाइन करता है। जितना ज्यादा साउंड का एम्पलीट्यूड होगा, लाउडनेस उतनी ही ज्यादा होगी। क्योंकि सोर्स ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट हो रही है तो इसका मतलब है कि माध्यम के पार्टिकल्स भी ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होंगे। यहां ये दोनों फिगर्स दोनों केसेस में साउंड वेव का एम्पलीट्यूड दिखाते हैं। एक जिसमें हम ट्यूनिंग फोक को आराम से मारते हैं और दूसरा जिसमें हम उसे जोर से मारते हैं। हम देख सकते हैं कि दूसरे केस में वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। अगले वीडियो में हम साउंड वेव की स्पीड और वेव इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। हम ये जानते हैं कि लाइट एक सरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्शन के लॉज का पालन करती है। लाइट वेव्स की तरह ही साउंड वेव्स भी सॉलिड सरफेस से रिफ्लेक्ट होती हैं। ये भी रिफ्लेक्शन के लॉज का पालन करती हैं। चलिए इस लॉ को देखते हैं। अब मान लीजिए एक सोर्स है जो साउंड एमिट कर रही है और मान लीजिए साउंड की एक वेव सरफेस के इस पॉइंट से टकराती है। चलिए इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। एक लाइन जो सरफेस को इंसिडेंस के पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है उसे नॉर्मल कहते हैं। अब ये वेव सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी। अब रिफ्लेक्शन के लॉ के अनुसार साउंड वेव इस तरह रिफ्लेक्ट होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R इक्वल हो और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक प्लेन में होंगे। क्या होगा अगर एक वेव सरफेस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो? उस केस में रिफ्लेक्ट हुई साउंड उसी लाइन पर लेकिन ऑपोजिट दिशा में ट्रैवल करेगी। आप इन लॉज को घर पर भी वेरीफाई कर सकते हैं कुछ ऐसे। दो सिलेंडर के शेप के छोटे हॉलो ऑब्जेक्ट्स लें, दोनों साइड से खुले हुए। इसके लिए आप दो स्ट्रेट हॉलो पाइप्स ले सकते हैं। इन्हें एक दीवार के पास टेबल पर रख दें ऐसे। पाइप्स रखने से पहले टेबल को व्हाइट कार्डबोर्ड से ढक दें। अब पाइप का ओपन एंड जो आपकी तरफ है वहां एक घड़ी रख दें और दूसरे पाइप के एंड के पास अपना कान ले जाएं। क्या आपको पाइप से घड़ी के कांटों की साउंड सुनाई दी? पाइप्स को ऐसे एडजस्ट करें कि साउंड एकदम क्लियर आए। एक पॉइंट पर ये एकदम क्लियर आने लगेगी। ये साउंड की रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। जी हाँ, आपको रिफ्लेक्ट हुई साउंड सुनाई दे रही है। घड़ी से साउंड वेव पाइप से गुजरते हुए दीवार पर इंसिडेंट होती है। ये रिफ्लेक्ट होकर दूसरे पाइप से गुजरती है और आपके कान तक पहुंचती है। आप देखेंगे कि ये दो एंगल लगभग बराबर हैं। अगर हम ह्यूमन एरर्स को नजरअंदाज करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। रिफ्लेक्ट हुई साउंड का एक और एग्जाम्पल है एको, यानी कि गूंज। एको क्या होती है? एक ही साउंड जब बार बार रिपीट होती है उसे एको कहते हैं। हमें एको कहाँ सुनाई देती है? ये ज्यादातर खाली जगहों पर सुनाई देती है जिसकी कम से कम एक तरफ पर एक टॉल सरफेस हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक बड़ी घाटी में हो और एक गहरे खाली कुएं में चिल्लाएं, या फिर अगर हम एक लंबी दीवार के सामने ताली मारें तो हमें हमारी ताली मारने की आवाज बार बार सुनाई देगी। ऐसा क्यों होता है? हमारी ताली की आवाज सभी दिशाओं में ट्रैवल करती है। जब ये किसी ऑब्स्टिकल से टकराती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये रिफ्लेक्ट हुई साउंड वेव्स हमारी तरफ ट्रैवल करती हैं और हमें हमारी ताली की धीमी आवाज बार बार सुनाई देती है। लेकिन रुकिए, क्या इसके लिए कोई कंडीशंस होती हैं या हमें हर बार एको सुनाई देगी? जी हाँ, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। एको आसपास के टेम्परेचर पर निर्भर करती है और आपके और रिफ्लेक्शन के पॉइंट के बीच की दूरी पर भी। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि आसपास का टेम्परेचर लगभग 22 डिग्री सेल्सियस है। इस टेम्परेचर पर एको सुनने के लिए आपको और दीवार के बीच की दूरी कम से कम 17.2 मीटर्स होनी चाहिए। अगर ये दूरी 17.2 मीटर्स या उससे ज्यादा होगी तभी एको सुनाई देगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या होगा अगर टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो? क्या टेम्परेचर और डिस्टेंस के अलावा भी कोई कंडीशन होती है? हम इन सवालों के जवाब अगले वीडियो में देंगे। इस क्वेश्चन के साथ पिछले वीडियो का अंत किया था। अगर आप एक रूम में खड़े हैं जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और सिर्फ 4 दीवारें हैं और एक रूफ है, तो क्या आपको एको सुनाई देगी?
रूम में कोई भी ऑब्जेक्ट्स ना होने के कारण ज्यादातर साउंड जो हम करते हैं वो दीवारों तक पहुंचकर इनके सर्फेसेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ हम मान लेते हैं कि दीवारें कोई भी साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल से कवर्ड नहीं है। हालांकि ये दीवारें कुछ साउंड तो एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन ज्यादातर साउंड रूम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। एको सुनाई देने के लिए कौन सी कंडीशंस की जरूरत होती है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उनमें से एक ये है, अगर आसपास का टेम्परेचर लगभग 22 डिग्री सेल्सियस हो तो मिनिमम दूरी जो एको सुनने के लिए रिफ्लेक्शन के पॉइंट और हमारे बीच होनी चाहिए वो है कम से कम 17.2 मीटर्स। ये इसलिए क्योंकि साउंड की रेपिटेशन सुनने के लिए इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड साउंड जो हम तक पहुंचती है उसके बीच का टाइम इंटरवल कम से कम 0.1 सेकेंड्स होना चाहिए। हालांकि इस मिनिमम दूरी वाली कंडीशन इस केस के लिए एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं है। ये कंडीशन तभी वैलिड होती है जब हमारे आसपास में सिर्फ एक बड़ी दीवार या पहाड़ हो जो हमारी तरफ फेसिंग हो, जहां से साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है, बाकी की जगह खुली है। हालांकि यहाँ हम 4 बड़ी दीवारों और रूफ से घिरे हुए हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें इस रूम में एको नहीं सुनाई देगी? हमें कई केसेस में एको सुनाई देगी। यहाँ अगर हम दीवार से 17.2 मीटर से भी कम दूरी पर हो फिर भी चांसेस हैं कि हमें इको सुनाई देगी। लेकिन ऐसा क्यों? ये साउंड वेव के मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के कारण है। अगर हम एक बंद कमरे में साउंड करें तो ये दीवार से मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होगी और हम तक पहुंचेगी। अगर इंसिडेंट और इन मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच का टाइम इंटरवल कम से कम 0.1 सेकेंड्स हो तो हमें इको सुनाई देगी। लेकिन वास्तव में एक नहीं, लेकिन बहुत सारी साउंड वेव्स सोर्स से आ रही हैं। ये सभी इस दीवार पर अलग अलग एंगल्स पर स्ट्राइक करेंगी और रैंडम दिशाओं में रिफ्लेक्ट होंगी। कुछ मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होंगी जबकि दूसरी शायद सिर्फ एक बार या 2 बार रिफ्लेक्ट होंगी। अब यहाँ हमेशा एक साउंड वेव होगी जो हम तक 0.1 सेकेंड से भी कम टाइम में हम तक पहुंचेगी। ऐसे केसेस में हमें एको नहीं सुनाई देगी, लेकिन कुछ ऐसी साउंड सुनाई देगी। आप इस साउंड को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? ये एको जैसी साउंड है, लेकिन एको नहीं है। यहाँ ओरिजिनल साउंड की कोई डिस्टिंक्ट रेपिटेशन नहीं है। ये साउंड जो हम सुन सकते हैं उसे रिवर्बरेशन कहते हैं। ये हमें एक लंबे साउंड की सेंसेशन देती है। जैसा कि हमने कहा, यहाँ सेम साउंड की कोई डिस्टिंक्ट रेपिटेशन नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 कंटिन्यूअस साउंड वेव्स जो हम तक पहुंचती हैं उनके बीच का टाइम डिफरेंस 0.1 सेकेंड से भी कम है। तो अगर यहाँ मिलियन साउंड वेव्स हैं जो हमारी तरफ आ रही हैं, तो कोई भी 2 वेव्स जो हम तक एक के बाद एक पहुंच रही हैं उनके बीच का टाइम डिफरेंस 0.1 सेकेंड से भी कम होगा। तो सभी वेव्स कंबाइन होकर हमें एक लंबे साउंड का सेंसेशन देते हैं। रिवर्बरेशन ऑडिटोरियम्स और बड़े हॉल में बहुत आम है और ये हॉल में बैठे सुनने वालों के लिए काफी कष्टदायक हो सकता है। हम इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे? खैर, एक तरीका है कि हम हॉल की दीवारों और रूफ को साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल से कवर कर सकते हैं। आमतौर पर ये मटेरियल्स कपड़ों की तरह सॉफ्ट और प्लायबल होता है। ये ज्यादातर साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत कम साउंड रिफ्लेक्ट होती है। कैसे साउंड एक सॉलिड सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है और कैसे साउंड की रिफ्लेक्शन की वजह से एको बनती है। पिछले वीडियो के अंत में हमने आपसे कहा था कि एको सुनने के लिए आपके और दीवार के बीच की दूरी कम से कम 17.2 मीटर्स होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि साउंड वेव सरफेस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है और न कि एक एंगल पर। ये बस चीजों को सिंपल रखने के लिए। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। जो साउंड हम सुनते हैं वो हमारे दिमाग में 0.1 सेकेंड तक रहती है। लेकिन ये फैक्ट हमें एको समझने में कैसे मदद करेगा? हमें एको इसलिए सुनाई देती है क्योंकि रिफ्लेक्ट हुई साउंड हमारे कानों तक 0.1 सेकेंड के बाद पहुंचती है। जब आप एक बार ताली मारते हैं आपको साउंड सुनाई देती है। रिपीट होती साउंड को सुनने के लिए ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच का टाइम इंटरवल एटलीस्ट 0.1 सेकेंड होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब ये इस वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि आपके और ऑब्स्टिकल के बीच की दूरी कम से कम 17.2 मीटर्स क्यों होनी चाहिए। इसके लिए हम स्पीड डिस्टेंस टाइम फॉर्मूला यूज करके इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। चलिए इस डिस्टेंस को d मीटर्स मान लेते हैं। हम जानते हैं कि 22 डिग्रीज पर हवा में साउंड की स्पीड v 344 मीटर्स पर सेकेंड होती है और जो टाइम t है वेव के दीवार तक जाके वापस आने के लिए वो 0.1 सेकेंड के बराबर या उससे ज्यादा होगा। तो क्या वेव द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस d है? यहां ध्यान दें, वेव दुगुना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है क्योंकि वो इस पॉइंट तक जाकर वापस आ रही है। 0.1 सेकेंड में साउंड वेव 2d मीटर्स का डिस्टेंस कवर करती है। हम जानते हैं कि डिस्टेंस स्पीड और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होता है।
यहां हम जानते हैं कि 2d इज इक्वल टू v टाइम्स t होगा। अब आगे क्या? हम जानते हैं कि t 0.1 सेकंड के बराबर या उससे ज्यादा होगा और v कांस्टेंट है। अब इस पार्ट पर ध्यान दें, यह हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 344 टाइम्स 0.1। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 34.4 मीटर्स। अब लेफ्ट में क्या टर्म है? जी हाँ, 2d। तो हम दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे। फाइनली हमें मिलेगा d ग्रेटर दैन और इक्वल टू 17.2 मीटर्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि एको सुनने के लिए आपके और दीवार के बीच की दूरी कम से कम 17.2 मीटर्स होनी चाहिए। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ 22 डिग्रीज टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड 344 मीटर्स पर सेकेंड थी। क्या होगा अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो? हम जानते हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हवा में साउंड की स्पीड भी बढ़ जाती है। इस टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड 358 मीटर्स पर सेकेंड होती है। अब अगर हम d की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमें ये मिलेगा d इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 17.9। तो अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है तो हमें एको सुनने के लिए कम से कम 17.9 मीटर्स दूर खड़ा रहना पड़ेगा। चलिए हम आपको एक और सिचुएशन देते हैं। अगर आप बेडरूम में ताली मारें तो क्या आपको एको सुनाई देगी? पहली बात तो यह है कि हमारा बेडरूम काफ़ी चीज़ों से भरा होता है। एको सुनाई देने के लिए एक खाली जगह की ज़रूरत होती है, इसलिए इन ऑब्जेक्ट्स और दीवारों पर इंसिडेंट ज़्यादातर साउंड इनके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। दूसरी चीज़ ये कि ये सारी चीज़ें उतनी दूरी पर नहीं होती जितनी कि एक एको सुनने के लिए चाहिए होती हैं, इसलिए हम मल्टीपल साउंड्स नहीं सुन पाते। लेकिन क्या होगा अगर हम एक रूम में हैं जो खाली है और बस उसमें 4 दीवारें और एक छत है? क्या तब हमें एको सुनाई देगी? ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। हम ये जानते हैं कि साउंड वाइब्रेशन द्वारा प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि ये गिटार जब वाइब्रेशन में सेट किया जाएगा तो साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो क्या इसका मतलब है कि अगर हम इस पेंडुलम को हमारे हाथ से थोड़ा सा धक्का देकर ऑसिलेशन में सेट कर दें तो इसे भी साउंड प्रोड्यूस करना चाहिए, है ना? लेकिन हमें इससे कोई साउंड नहीं सुनाई देती है। हमें कोई भी साउंड क्यों सुनाई नहीं देती है? यह इसलिए क्योंकि हम मनुष्यों को साउंड तभी सुनाई देती है जब सोर्स एक निश्चित फ्रीक्वेंसी रेंज में वाइब्रेट होता है। अगर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी इस रेंज से कम या ज्यादा हो तो हम वो साउंड नहीं सुन सकते हैं। हम मनुष्य लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज सुन सकते हैं, तो हमारे कान 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसीज नहीं सुन सकते हैं। हालांकि ये रेंज उम्र के साथ बदल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे 25,000 हर्ट्ज तक की साउंड फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है कान ज्यादा फ्रीक्वेंसी साउंड के प्रति कम सेंसिटिव हो जाते हैं। हमारे पिछले क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम एक वाइब्रेटिंग पेंडुलम की साउंड क्यों नहीं सुन पाते हैं? जैसे कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए हम कोई साउंड नहीं सुन पाते हैं। क्या आपको पता है कि 2 तरह के साउंड्स होते हैं, एक जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है और दूसरी जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। इन्हें खास नाम दिए गए हैं। साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसीज 20 हर्ट्ज से कम होती हैं उन्हें इंफ्रासोनिक साउंड्स या इंफ्रासाउंड कहा जाता है, जबकि साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसीज 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती हैं उन्हें अल्ट्रासोनिक साउंड्स या अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ जानवर जैसे कि गेंडा, व्हेल्स और हाथी इंफ्रासाउंड रेंज में साउंड प्रोड्यूस करते हैं? वास्तव में गैंडे 5 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी के इंफ्रासाउंड को यूज करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के बारे में आपका क्या कहना है? डॉल्फिन्स और बैट्स जैसे जानवर अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? अल्ट्रासाउंड के हमारे असल जीवन में बहुत सी यूजफुल एप्लीकेशंस हैं। ये पानी के नीचे ऑब्जेक्ट्स को पता लगाने के लिए या समुद्र की गहराई को मापने के लिए यूज की जाती है। चलिए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम सोनार नाम के एक डिवाइस की बात करेंगे। इसका मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है और इसे जहाज या नाव में लगाया जाता है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें एक ट्रांसमीटर और एक डिटेक्टर होता है। ये ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है जो पानी से ट्रांसमिट होती हैं और सी बेड पर ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, और फिर ये अल्ट्रासोनिक वेव्स सी बेड से रिफ्लेक्ट होती हैं और इस डिटेक्टर द्वारा प्राप्त होती हैं। फिर ये डिटेक्टर क्या करता है? ये डिटेक्टर फिर इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में बदल देता है। ये सिग्नल्स फिर हमें सी बेड पर मौजूद ऑब्जेक्ट या समुद्र की गहराई के बारे में बताते हैं। हम इस गहराई को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें साउंड वेव की वेलोसिटी पता हो तो। चलिए इस डिस्टेंस को d मान लेते हैं, तो वेव द्वारा ट्रांसमीटर से और वापस डिटेक्टर तक कवर किया गया डिस्टेंस 2d होगा।
चलिए साउंड वेव की वेलोसिटी को v और अल्ट्रासाउंड सिग्नल के ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के बीच के टाइम इंटरवल को t मान लेते हैं। हम जानते हैं कि स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम होती है, तो वेलोसिटी v डिस्टेंस 2d ओवर t के बराबर होगी। 2d तब v टाइम्स t होगा। दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करने के बाद हमें ये मिलेगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम समुद्र की गहराई को माप सकते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट पर आधारित एक आसान प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए सबमरीन और क्लिफ के बीच का डिस्टेंस को d मान लेते हैं और पानी में साउंड की वेलोसिटी को v मान लेते हैं और इस सोनार पल्स को सबमरीन से क्लिफ तक और वापस सबमरीन तक ट्रैवल करने के लिए लगने वाले टाइम को t मान लेते हैं। चलिए दी गई क्वांटिटीज को लिख लेते हैं। हमें टाइम इंटरवल t 1.02 सेकंड्स दिया गया है। स्पीड हमें 1531 मीटर्स पर सेकंड दी गई है। हमें क्या ढूंढना है? हमें क्लिफ और सबमरीन के बीच के डिस्टेंस को ढूंढना है। हम d इक्वल टू v टाइम्स t ओवर 2 फॉर्मूला यूज करेंगे। दी गई वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करने से हमें d 780.81 मीटर मिलेगा। डिस्टेंस का यूनिट मीटर्स क्यों है? क्योंकि दी गई क्वांटिटीज SI यूनिट्स में मेजर की गई हैं। हम भी डिस्टेंस को SI यूनिट्स में मेजर करेंगे, यानी कि मीटर्स में। d की इस वैल्यू का क्या मतलब है? ये वैल्यू हमें क्लिफ से सबमरीन का डिस्टेंस देती है। तो ये सोनार नाम के डिवाइस के बारे में था। अगले वीडियो में हम मनुष्य के कान के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट है। तो आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।